गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अब तक आपने देखा कि डिफरेंट सेटलमेंट्स ऑफ लैंड्स कैसे हुए, तो उन्होंने कौन से तरीके नए उसमें इंट्रोड्यूस किए और वो चले या ना चले, वो हमने अब तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्रॉप्स के बारे में, जो यूरोप को उस टाइम चाहिए थे। यानी कंपनी जो हिंदुस्तान में थी वो फसलें उगाना चाहती थी जिससे यूरोप को फ़ायदा मिल सकता था। तो इन्होंने क्या सोचा कि कंट्री साइड से रेवेन्यू तो आ रहा है, लैंड से जो इनको रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन इसके अलावा वो चाहते थे कि यहाँ पे क्रॉप्स भी ग्रो हो जाए, यानी फसलें भी उगाई जाए जिससे कि यूरोप को फ़ायदा मिल सके। तो उन्होंने सबसे पहले जो थी ओपियम और इंडिगो पे ज़्यादा ध्यान दिया। बाकी फसलें भी उगा रहे थे लेकिन ओपियम और इंडिगो पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। और हाफ से ज़्यादा जो उन्होंने एरिया कवर किए थे वहाँ पे उन्होंने ये दो फसलें उगाने पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो ये कल्टीवेटर्स थे, यानी किसान जो थे, जो ये फसलें उगाते थे, उनको उन्होंने ज़्यादा प्रेशराइज किया। बोला कि आप ये दो फसलों के अलावा और भी फसलें उगाओ। यानी जिन जिन हिस्सों पे इन्होंने कब्जा किया था उनमें ये आप ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाना चाहते थे, और वो फसलें जो कि इनको यूरोप में काम आ जाती। उसमें क्या था, उसमें इन्होंने बंगाल में बोला जूट उगा लो, आसाम में बोला चाय उगा लो, और उत्तर प्रदेश में इन्होंने शुगर केन यानी गन्ने को बोला ये उगा लो। पंजाब से इन्होंने वीट कनक जो है उसको बोला, महाराष्ट्र से कॉटन, और मद्रास से चावल। तो ये सारी फसलें जो थी इन्होंने यहाँ से उगाना शुरू कर दी। तो ये सब ये एक्सपोर्ट करते थे बाहर। अब ब्रिटिशर्स के पास थे बहुत सारे तरीके। इन्होंने फसलों पे ज़्यादा क्यों ध्यान दिया, कि फसलों से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास तरीके भी बहुत सारे अच्छे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो सारे तरीके यहाँ ला के इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। अब इन्हीं में से हम एक फसल को उड़ाते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास ये दो तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इसमें एक है कलमकारी प्रिंटिंग और दूसरी है मॉरिस कॉटन प्रिंटिंग। ये दो प्रिंट्स है, ये कॉटन के कपड़ों पे की जाती थी। तो इसमें क्या था, ये जो दोनों कलर हैं, ये ब्लू कलर में यानी नीले कलर में ये है जो दूर से दिख रहा है। ये जो दोनों कलर है इन्हीं को हम इंडिगो बोलते थे। उस टाइम पे इसको इंडिगो बोला जाता था और अभी भी इसको इंडिगो ही बोला जाता था। तो इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता था, ये एक प्लांट से प्रोड्यूस होता था जिसको हम कहते थे इंडिगो प्लांट। तो इस इंडिगो डाई जो थी, ये कलर जो था, इसकी यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड, और इसका सबसे बड़ा सप्लायर बन गया हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में ये अच्छे खासे मकदार में पैदा होता था। अब ये डिमांड कैसे बढ़ी इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्री थी और उसके साथ साथ जो बाकी सारी बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे इटली था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, वहाँ पे कपड़ों के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो कपड़े बनाते थे, कपड़ों की जो फैक्ट्रियाँ थी, उसमें ये इंडिगो डाई जो था वो बहुत यूज़ होता था। लेकिन जो इंडिया था वो ज़्यादातर ये इटली, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह को इंडिगो सप्लाई करता था। और जो यूरोप था, यूरोपियन मार्केट में ये इंडिगो बहुत कम पहुंचता था, और बहुत कम पहुंचने की वजह से उनको ये काफ़ी बड़ी कीमत दे के लेना पड़ता था। यानी इसकी कीमत वहाँ जो प्राइस थी वो काफ़ी हाई थी। तो अब यूरोपियन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने अफसर्स को बताया कि आप इंडिगो पे बैन लगा दो।
अगर वो इंडिगो पे बैन लगाते थे कि इंडिया से आ, ये इंडिगो नहीं आएगा, तो यानी बाकी मार्केटों में भी नहीं आएगा। बाकी मार्केट में जो थे जैसे इटली फ्रांस वगैरह भी उगता था, लेकिन इतना नहीं उगता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अपने ऑफिसर्स को कि आप इस पे बैन लगा दो। अगर बैन लग जाएगी तो जो वो यूरोप में जो खासकर वहाँ पे एक और कलर उड़ता था जिसको वुड बोलते थे, वो भी ब्लू कलर का ही था। लेकिन उसमें और इंडिगो में फ़र्क ये था कि जो वुड था उसकी शाइन वो डल थी, उसकी इतनी चमक नहीं थी, जबकि इंडिगो था उसकी चमक काफ़ी ज़्यादा थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला इनको कि आप इस पे बैन लगा दो। लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ती गई तो इनको इंडिगो की डिमांड भी बढ़ने लगी। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि आप एक काम करो, इस पे से बैन हटा दो। यूरोपियन कंट्रीज ने, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन पे थोड़ी सी बैन हटा दी ताकि इंडिगो आ सके। जैसे जैसे बैन हटती गई और इंडिगो आता आता गया यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, यूरोप में, तो कपड़े बनते गए। तो अब उन्होंने क्या कर दिया कि जैसे यूरोप में भी आने लगा बाकी जगहों में, तो इंडिगो की जो डिमांड थी वो काफ़ी बढ़ गई, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसी टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हो गई तो बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे या मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाने शुरू कर दिए। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंडिगो डाई ही यूज़ होती थी। तो जैसे डिमांड बढ़ गई, अब इनको सप्लायर चाहिए थे, सप्लायर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो सप्लाई किया जा सके। लेकिन इसमें क्या था कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका, यहाँ पे भी इंडिगो उगाया जाता था। लेकिन वो जैसे मार्केट की ज़्यादा डिमांड बढ़ गई तो वहाँ वो क्लैप्स हो गया। क्लैप्स मतलब वो ख़त्म हो गया, टूट ही गया, क्योंकि वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। तो आप, ये लोग सोच रहे थे, यूरोपियन सोच रहे थे कि हम इसकी सप्लाई कहाँ से आएगी, अब इससे ज़्यादा सप्लाई कहाँ से आएगी ताकि फ़ायदा भी हो जाए। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इनकी नज़र पड़ गई इंडिया पे, क्योंकि जो इंडिया से इंडिगो जाता था, यानी जो कलर यहाँ से जाता था, उसकी डिमांड पहले से ही ज़्यादा थी। लेकिन वहाँ पे क्या था, उसकी परसेंटेज जो थी वो कम थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हिंदुस्तान से ही इंडिगो पैदा करें ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ पे ले आए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए वो हिंदुस्तान में उन्होंने इस बिज़नेस को काफ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे सबसे पहले उन्होंने बंगाल में शुरू कर दिया, बंगाल में और बाकी जगहों पे जैसे जैसे शुरू कर दिया, तो इसकी परसेंटेज जो थी वो 30% थी। इनके पास तरीके भी थे, ज़मीन भी थी जो इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऑलरेडी थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने ऑफिशियल्स जो थे इनके और बहुत सारे और भी लोग थे, इन्होंने इसी प्लांटेशन में, इसी फसल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और 1788 तक ये 30% था। और जब इन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया और प्लांटेशन शुरू कर दी, तो 1810 तक 90% का तक 95% तक जो इंडिगो की सप्लाई थी वो अब हिंदुस्तान से जाने लगी। यानी कि इंडिगो ने पूरे जितने भी वर्ल्ड में क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, जो कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां थी, उनको जो कलर यूज़ कलर चाहिए था, यानी डाइंग के लिए, तो वो 95% हिंदुस्तान से जाने लगा। वो भी खासकर ये इंडिगो, कि इंडिगो जो कलर था उसकी शाइन अच्छी थी,
ढल नहीं था, तो इसने पूरा मार्केट कवर कर लिया। अब इसके साथ हुआ क्या, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती गई तो प्रॉफिट भी काफ़ी आने लगा। तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी और इन्वेस्ट करना किया शुरू किया इंडिगो बिजनेस में। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी इसमें, इन्होंने अपने अपने खेत लेके रखे थे जहाँ पे ये इंडिगो प्लांटेशन करते थे। तो एक एक ऑफिशियल के पास 10-10, 20-20, 30-30 कनाल थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ की नौकरी छोड़ दी और इस इंडिगो प्लांटेशन की जो इनका बिजनेस शुरू किया था, इसमें इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया और इसी की देखभाल करने लगे। और इसी से जो कलर निकाल के ये बाहर एक्सपोर्ट करते थे, उससे प्रॉफिट कमाने लगे। क्योंकि अगर वो कंपनी के लिए तो काम कर ही रहे थे, वहाँ पे उनको इतना पैसा नहीं मिलता था। अब उन्हें वो नौकरी छोड़ के इसमें से पैसा कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, प्रॉफिट ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। इसके अलावा बाहर से भी लोग, जब उन्होंने देखा कि डिमांड काफ़ी बढ़ गई, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई तो सारे उसी की ओर दौड़ते हैं। तो वो सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम भी प्रॉफिट कमा लें। तो बाहर से भी कुछ लोग आए, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कंपनी यहाँ पे थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे थी, उन्हीं से उन्होंने ये पैसे उधार लिए जो उनके बैंक थे, और ये काम शुरू कर दिया। तो ये चीज़ थी कि इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ गई। तो इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट होगा कि इसको कल्टीवेट कैसे किया जाएगा, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।